हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो जैसे कि आपको पता होगा, एनटी और जो गवर्नमेंट ने जो अपना एफिडेविट फाइल करा है रीनीट के केस की जो हियरिंग होने वाली है 8 जुलाई को उसके रिगार्डिंग, तो उसमें उन्होंने क्लियरली अपोज करा है नीट के एग्जामिनेशन को दोबारा करवाने को लेके। उनका ये कहना है 23 लाख बच्चों का एग्जाम फिर से नहीं करवाना जाना चाहिए, जबकि इस केस में सिर्फ कुछ ही बच्चे इन्वॉल्व हैं। तो इस केस में अब आगे क्या हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट फिर से एग्जामिनेशन 23 लाख बच्चों का करवाने का ऑर्डर दे सकता है या नहीं दे सकता? सभी पॉइंट्स के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं, अगर आप ओपन माइंडेडली सभी चीजें सुनने के लिए रेडी हैं तभी जाके आप ये वीडियो देखिएगा। चाहे आप रीनीट को फेवर करते हैं, चाहे आप रीनीट को अपोज करते हैं, आप फ्री माइंड से, ओपन माइंड से सभी चीजें अगर सुन सकते हैं तो आप ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो आपको शायद बुरी लगे, जो शायद आपके मन के मुताबिक ना हो, क्योंकि मैं फैक्ट के बेसिस पे इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपने ये देख लिया होगा किस तरीके से एनटी और गवर्नमेंट ने रीनीट का अपोज करा है एफिडेविट के अंदर। तो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, हर स्टोरी की देखो दो साइड होती है। सबसे पहले ये कुछ भी नया नहीं है कि जो आपकी एग्जामिनेशन बॉडी है और गवर्नमेंट इस चीज का अपोज करे दोबारा से एग्जामिनेशन का। 2015 में इनफैक्ट जो केस था री आईपीएमटी वाला, जिसमें री एग्जाम फिर से हुआ भी था, उस केस में भी सीबीएसई एग्जामिनेशन बॉडी थी और उन्होंने भी री एग्जाम वापस से कराने का अपोज करा था। तो क्या अपोज में क्या बोला था उन्होंने, वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, सीबीएसई रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार हैज अपोज द कंटेंशन सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ द टेस्ट, saying 6.3 lakhs student cannot be made to take the exam afresh when only 44 students have been found involved in taking benefits through unfair means। तो इन्होंने बोला था जब 44 स्टूडेंट ने गलत तरीके से फ़ायदा उठाया तो वापस से 6,30,000 बच्चों का एग्जामिनेशन कराना सही नहीं होगा, ये अनफेयर होगा उनके साथ। पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था री एग्जामिनेशन का, और री एग्जामिनेशन हुआ भी था। क्या इसमें सिमिलरिटीज थी अभी वाले केस से, क्या डिफरेंसेस थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। और क्या इस केस के बेसिस पे अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं री एग्जाम हो जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है, एनटीए और गवर्नमेंट का स्टैंड लगभग हमेशा सेम ही रहता है, क्योंकि एनटीए को कौन ऑपरेट करता है? गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही होती है। एनटीए गवर्नमेंट की संस्था है जो आपकी एग्जामिनेशन बॉडी है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ टाइम इनका स्टैंड सेम रहता है। तो जब एनटी स्टार्टिंग से इसका जब से एग्जाम हुआ है नीट का अपोज कर रहा है री एग्जामिनेशन को, या फिर किसी भी लेवल पे बड़ी गड़बड़ी को अपोज कर रहा है, तो गवर्नमेंट का भी वही स्टैंड होना बहुत ही एक्सपेक्टेड था। सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो दूसरी साइड है स्टोरी की, वो आपको ये समझनी है। एनटी और गवर्नमेंट इकोनॉमिक ऑफेंस और सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में उनको कुछ ना कुछ आइडिया होगा, क्योंकि एक खबर आई थी आपको कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने अपनी जो भी फाइंडिंग्स है, जो भी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है, वो एनटी के साथ शेयर कर दी है। उस रिपोर्ट के शेयर करने के बाद में भी अगर ये इतना कॉन्फिडेंटली अगर इस चीज को अपोज कर रहे हैं री एग्जामिनेशन को, तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा होगा कि शायद इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में कहीं बड़े लेवल पे ऐसा अभी तक नहीं पाया गया है पेपर लीक को लेके। जो भी मेन इशू है वो सिर्फ बिहार और गोधरा में है, इसके अलावा झारखंड के हजारीबाग में भी कुछ चीजें सामने आई हैं जिसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ऐसे में इनको लग रहा है कि उनके पास ऐसे इन्वेस्टिगेशन नहीं है जिसमें कि प्रूव हो सके कि मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है, तब जाके वो अभी भी इस चीज को अपोज कर रहे हैं री एग्जामिनेशन को। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझनी है। तो देखो अब क्या हो सकता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ 2015 के केस में और इस केस में क्या सिमिलरिटीज हैं। तो देखो सिमिलरिटीज हैं वो आपको समझनी है कि पहले भी सीबीएसई और गवर्नमेंट एक साइड थे, इस बार एनटी और गवर्नमेंट एक साइड है, और अपोजिट कौन थे? स्टूडेंट्स थे जो री एग्जामिनेशन की डिमांड कर रहे थे, इस बार भी स्टूडेंट्स ही हैं। ठीक है, पर आपको जो डिफरेंस है वो समझना है। पुलिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वहाँ पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं था, हरियाणा पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उन्होंने ये बोला था कि चीटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और हो सकता है बड़े लेवल पे चीटिंग हुई हो, तो ऐसे में री एग्जामिनेशन कराना एक सॉल्यूशन होगा, ये उन्होंने बोला था। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको पूछा था कि क्या चीटर्स को आप एलिमिनेट कर सकते हो प्रोसेस से, तो उनका ये कहना था कि हम चीटर्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट और सीबीआई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाके इन्वेस्टिगेट नहीं करता। इन्वेस्टिगेशन जो आप इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट और जो सीबीआई करेगी उसके बेसिस पे उनका जजमेंट आने वाला है। ठीक है, तो क्या इसी तरीके का, जिस तरीके का रोल पुलिस का था, उसी तरीके का इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट और सीबीआई रोल प्ले कर सकती है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको उस तरीके के एविडेंस मिलते हैं क्या, जो 2015 के केस में हरियाणा पुलिस को मिले थे। 2015 का जो केस था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस था, क्योंकि वहां पे री एग्जामिनेशन हो गया था। बाकी के जो केस हैं जैसे 2016, 17 और 2021 के जो केसेस हैं
वहाँ पे भी काफ़ी सारे बच्चों ने जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिमांड करी कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए अलग अलग इरेगुलरिटीज़ को लेके, पर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में हियरिंग नहीं करी या फिर कुछ केसेस में मना कर दिया एग्ज़ाम वापस से कराने के लिए। तो 2015 का जो केस था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस था, क्योंकि वहाँ पे पुलिस का जो स्टैंड था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और पुलिस ने काफ़ी स्ट्रांगली सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बोला था कि जो चीटर्स हैं हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि वापस से एग्जामिनेशन होना चाहिए। अगर कोई एक बच्चा भी चीटिंग से डॉक्टर बन जाता है तो एग्ज़ाम की सेंटिटी अफेक्ट होती है, तो फिर वहाँ पे वापस से एग्जामिनेशन होना चाहिए। पर आपको एट द सेम टाइम 2016, 17 और 21 के केस को भी कंसीडर करना है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली वापस से एग्जामिनेशन के लिए मना कर दिया था। हालांकि ये केसेस अलग अलग चीज़ों के रिगार्डिंग थे। 2016 का पेपर लीक के रिगार्डिंग था और 17 का जो आपका केस था वो डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट क्वेश्चन पेपर आ गए, तो डिफरेंट स्टूडेंट गए थे कि हमारा क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट था हमारी लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो इस तरीके का केस था, अलग अलग केसेस थे ये सारे केसेस में उन्होंने री एग्जामिनेशन की डिमांड करी थी, पर किसी भी केस में री एग्जामिनेशन वापस से नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब 8 जुलाई को आपको क्या हो सकता है, देखो अगर दो चीज़ें पॉसिबल है, काउंसलिंग पे या तो स्टे आएगा या फिर स्टे नहीं आएगा। डायरेक्टली रीनीट का अनाउंसमेंट 8 जुलाई को तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पहली हियरिंग में ऐसी चीज़ें, ऐसे बड़े डिसीजन नहीं लिए जाते, ठीक है। तो अगर आपके काउंसलिंग पे स्टे आ जाता है तो आपके रीनीट के चांसेस बनेंगे, काउंसलिंग पे स्टे नहीं आएगा तो बहुत कम आपके चांसेस रह जाएंगे रीनीट के। मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग इसमें क्या हो सकता है, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब से पहले जो मैं बात कर रहा था वो फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा था। जो मेरा ये ओपिनियन है वो प्रैक्टिकल ओपिनियन है, जो मुझे लगता है क्या हो सकता है इस केस में। मुझे ये लगता है कि शायद इस केस में नेक्स्ट हियरिंग की डेट मिलेगी और काउंसलिंग पे शायद स्टे ना लगाए सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जैसे कि गवर्नमेंट और एनटीए ने इस चीज़ को अपोज करा है तो उनके पास कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, उनके पास कुछ ना कुछ इनपुट्स होंगे कि शायद इस केस में बड़े लेवल पे शायद चीटिंग ना हो, जिससे सुप्रीम कोर्ट शायद ये कंसीडर करे कि जो 12 लाख बच्चे हैं वो अफेक्टेड हो जाएंगे काउंसलिंग में। हालांकि ये नंबर थोड़ा सा मैनिपुलेट करके एनटीए की तरफ से रखा जाता है, 12 लाख बच्चे अफेक्टेड हो जाएंगे। हालांकि सीट सिर्फ 1 लाख ही है गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के एमबीबीएस की। तो ये नंबर रखा जाता है कि जो भी क्वालिफाइड बच्चे हैं जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो सारे बच्चों का नंबर रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें शायद ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगा, नेक्स्ट डेट दे देगा हियरिंग की और शायद काउंसलिंग पे स्टे ना लगे, जैसे जून के महीने में उन्होंने काउंसलिंग पे स्टे लगाने से मना कर दिया था, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ हो सकती है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अब देखो रीनीट के चांसेस किस सिचुएशन में बनते हैं। रीनीट होने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में होनी चाहिए अगर आप रीनीट चाहते हो तो। ये चीज़ मैं आपको काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या क्या आपके फेवर में होना चाहिए, एक भी पॉइंट अगर मिस हुआ ना तो रीनीट नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आपका प्रॉपर टाइमली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अगर चीटिंग पता लगती है 1 साल बाद, इसमें चीटिंग का पता लगता है कि बड़े लेवल पे चीटिंग हुई थी, तब तक तो सब कुछ हो चुका होगा ना। तो आपका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टाइमली होना चाहिए। फिर जो इन्वेस्टिगेशन हो उसमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलने चाहिए पेपर लीक को लेके, मास पेपर लीक को लेके, क्योंकि जिन बच्चों को पकड़ा जा चुका है उनको तो वैसे ही बाहर कर दिया जा चुका है, ठीक है। उसके अलावा भी बच्चे इन्वॉल्व होने चाहिए या फिर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए कि शायद बड़े लेवल पे ये पेपर लीक हुआ होगा, ठीक है। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलने चाहिए। उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले पुलिस को या फिर आपकी सीबीआई को, सुप्रीम कोर्ट उनको कंसीडर करे बहुत सीरियस एविडेंसेस की तरह, जो ग्राउंड हो सकते हैं री एग्जामिनेशन का, क्योंकि आपका री एग्जामिनेशन हमेशा फाइनल सॉल्यूशन होता है। सबसे पहले कोशिश करी जाती है जो भी चीटर्स है उनको आइडेंटिफाई करके बाहर कर दिया जाए। 3 पॉइंट्स में एक भी पॉइंट अगर आपके फेवर में नहीं जाता है, अगर आप लोग रीनीट चाहते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। ऐसे में फिर रीनीट होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको ये तीनों पॉइंट आपके फेवर में चाहिए होंगे। आपने ये तो सुना ही होगा, एनी क्राइम इज कंसीडर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक कोई गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाता उसको इनोसेंट ही कंसीडर करा जाता है। एट द सेम टाइम आपका एनी एग्जामिनेशन इज कंसीडर फेयर अंटिल प्रूवन लीक्ड, ठीक है। जब तक कि कोई एग्जामिनेशन लीक प्रूफ नहीं हो जाता तब तक उस एग्जामिनेशन को फेयर ही कंसीडर करा जाता है। तो यहाँ पे जो पेपर लीक का जो बर्डन है, और वो भी मास लेवल पे पेपर लीक का जो बर्डन है प्रूफ करने का, वो सीबीआई और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट पे है, ठीक है। जो पटना में बच्चे पकड़े गए थे, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, उनके बेसिस पे री एग्जामिनेशन नहीं होगा, क्योंकि एनटी के पास कहने के लिए ये है कि हमने उन बच्चों को बाहर कर दिया ऑलरेडी प्रोसेस से, उनका एडमिशन हो ही नहीं सकता, उनका रिजल्ट कैंसिल कर दिया हमने, है ना। तो ये चीज़ उनके पास कहने के लिए है। तो ऐसे में फिर से एग्जामिनेशन सिर्फ उन बच्चों के बेसिस पे नहीं होगा, उनका जब लिंक प्रूफ हो जाएगा, जैसे कि हजारीबाग वाला केस था, एक लिंक था पटना का हजारीबाग से, तो वहाँ पे भी अगर कुछ बच्चे इन्वॉल्व होते हैं
या फिर ऐसा आता है कि सोशल मीडिया पे पेपर लीक हो गया, जो एक रात पहले पेपर लीक हुआ था, सोशल मीडिया पे टेलीग्राम के कुछ वीडियोस आ रहे हैं, अगर वो चीज़ प्रूफ हो जाती है तो उस सिचुएशन में री एग्जामिनेशन के चांसेस बनते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, सारी चीज़ें आपके फेवर में होनी चाहिए री एग्जामिनेशन अगर आप चाह रहे हो तो। अब सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनको क्या इंपॉर्टेंट लगता है इस वाले केस में कि पेपर एक रात पहले लीक होकर कुछ बच्चों तक ही पहुंचा हो, पर कैसे पहुंच गया, क्या इस वाले केस में एग्जाम की सेंटिटी अफेक्ट हुई है या नहीं हुई है, या फिर सिर्फ कुछ बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं तो 23 लाख बच्चों को वापस से एग्जामिनेशन दिलवाना, क्या ये ठीक होगा इस वाले केस में। तो ये सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है। एट द सेम टाइम अगर इस केस में और बच्चे इन्वॉल्व होते हैं और वो पकड़े जाते हैं तो रीनीट के आपके चांसेस फिर बनेंगे, ठीक है। तो बाकी आपको जो भी चीज़ें हैं नीट के रिगार्डिंग, जो भी अपडेट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना, चाहे काउंसलिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे नीट के जो भी जनरल अपडेट्स हो, वो सारे आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसके अलावा अगर आप पर्सनलाइज काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, काउंसलिंग में आप हेल्प ले सकते हैं, जिससे आपको अपनी रैंक के हिसाब से बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।